नमस्कार। आज हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या WRTL के हालिया प्रदर्शन और उनकी आगे की क्या रणनीति है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास है WRTL की जो दूसरी तिमाही फिस्कल ईयर 26 की एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई थी, उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इस सारी जानकारी में से काम की बातें निकालें और समझें कि ये WRTL इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रही है, इनकी ऑपरेशनल क्षमताएं क्या हैं और फ्यूचर को लेकर इनके प्लान्स क्या हैं। सही कहा। मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं दोहराने हैं, उनके पीछे की कहानी समझनी है। एग्जैक्टली तो शुरू करते हैं। ये WRTL करती क्या है असल में? इनका मेन काम तो सोलर एनर्जी EPC बताया जाता है। ये EPC क्या होता है? हाँ, EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये सोलर पावर प्लांट लगाने का पूरा जिम्मा लेते हैं। मतलब डिजाइन बनाने से लेकर सारा जरूरी सामान खरीदने और फिर प्लांट को इंस्टॉल करने तक। अच्छा। और ये हर तरह के प्रोजेक्ट करते हैं। छतों पर लगने वाले रूफटॉप सोलर, जमीन पर जो बड़े बड़े सोलर फार्म बनते हैं वो, और यहाँ तक कि फ्लोटिंग सोलर भी जो पानी पर तैरते हैं। अरे वाह, फ्लोटिंग सोलर भी। इंटरेस्टिंग। तो ये सोलर प्रोजेक्ट लगाने के एक्सपर्ट्स हुए, लेकिन क्या ये सिर्फ दूसरों के लिए ही प्रोजेक्ट लगाते हैं? देखिए, ज्यादातर काम तो यही है, दूसरों के लिए लगाना। लेकिन ये सिर्फ EPC तक ही सीमित नहीं है। ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में भी हैं, खासकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स के लिए। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मतलब उसमें क्या आता है? उसमें आता है प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग जुटाना। कुछ केसेस में ये प्रोजेक्ट के मालिक भी बन जाते हैं और फिर उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस, जिसे ONM कहते हैं ना, वो भी संभालते हैं। अच्छा, ONM भी। और इनका कनेक्शन वारी ग्रुप से भी है शायद। वो कितना जरूरी है इनके लिए? हाँ बिल्कुल, ये वारी एनर्जीज लिमिटेड की सब्सिडरी हैं। और वारी एनर्जीज वो तो भारत में सोलर मॉड्यूल और सेल बनाने वाली सबसे बड़ी और पुरानी कंपनियों में से एक है। ओ, तो ये तो बड़ा एडवांटेज हुआ इनके लिए। हाँ, बहुत बड़ा। एक तो मॉड्यूल सप्लाई की चिंता कम हो जाती है और दूसरा ग्रुप की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसका फायदा भी मिलता है। VRTL ने अब तक हजारों रूफटॉप प्रोजेक्ट्स किए हैं और कई गीगावाट कैपेसिटी के बड़े सोलर प्लांट भी लगाए हैं। और जैसा मैंने कहा, EPC के साथ साथ ONM सर्विसेज भी देते हैं। चलिए अब जरा उन नंबर्स पर आते हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। Q2 और पहली छमाही FY26 के जो नतीजे हैं वो तो काफी चौंकाने वाले लग रहे हैं। रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, Q2 FY26 में रेवेन्यू रहा 774.8 करोड़ रुपए। ये पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 47.7% ज्यादा है और पिछली तिमाही से भी देखें तो 28.5% ऊपर। और पहली छमाही का? पहली छमाही यानी H1 FY26 का रेवेन्यू रहा 1378 करोड़ रुपए। ये पिछले साल की पहली छमाही के मुकाबले, सुनिए, 81% ज्यादा है। 81%। अरे बाप रे, इस स्केल पर ये तो वाकई बहुत तेज ग्रोथ है। ये दिखाता है कि कंपनी मार्केट में जो मौके हैं उनका कितनी तेजी से फायदा उठा रही है। लेकिन क्या ये ग्रोथ सिर्फ टॉप लाइन में है या प्रॉफिट में भी बदल रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ मजेदार बात यह है कि मुनाफा वो तो और भी तेजी से बढ़ा है। EBITDA जानते हैं? इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई। ये ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा इंडिकेटर है। हाँ हाँ। तो Q2 में EBITDA रहा 157.9 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 120% ज्यादा है। 120% ज्यादा। इसका मतलब तो मार्जिन भी सुधरा होगा। बिल्कुल सही। EBITDA मार्जिन 13.7% से बढ़कर 20.4% हो गया। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अक्सर जब कंपनी इतनी तेजी से एक्सपैंड करती है तो खर्चे बढ़ने से मार्जिन पर प्रेशर आता है। हाँ सही बात है। यहाँ मार्जिन बढ़ना दिखाता है कि कंपनी स्केल करने के साथ साथ अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा रही है। और यही ट्रेंड पहली छमाही में भी दिखा। H1 में EBITDA 275.5 करोड़ रहा, 145% ज्यादा पिछले साल से। कमाल है। और नेट प्रॉफिट मतलब टैक्स वगैरह देने के बाद PAT में भी वैसा ही शानदार उछाल है। Q2 में PAT रहा 116.3 करोड़, पिछले साल से 117% ज्यादा। और PAT मार्जिन भी 10.2% से बढ़कर 15.0% हो गया है। वाह। पहली छमाही का PAT 202.7 करोड़ रहा, जो पिछले साल की पहली छमाही से 148% ज्यादा है। इसी वजह से EPS यानी अर्निंग पर शेयर वो भी 5.14 रुपीज से बढ़कर 11.16 रुपीज हो गया है। ये आंकड़े तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी सॉलिड दिखा रहे हैं। बैलेंस शीट का क्या हाल है? कहीं ये ग्रोथ कर्ज के दम पर तो नहीं हो रही? नहीं,
बैलेंस शीट पर भी नजर डालें तो शेयर होल्डर्स का फंड बढ़कर 657.6 करोड़ हो गया है। पिछले साल ये करीब 318 करोड़ था। टोटल एसेट्स भी 45% बढ़कर 1451 करोड़ हो गए हैं। कैश रिजर्व भी बढ़ा है 68.3 करोड़ रुपए और ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो लगभग 83.7 करोड़ रुपए पर स्टेबल रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट कर पा रही है। और अगर थोड़ा लंबा व्यू लें, पिछले 3-4 साल का ट्रेंड कैसा रहा है? वो भी इम्प्रेसिव है। पिछले कुछ सालों FY 22-25 को देखें तो रेवेन्यू में सालाना 114.7% की CAGR ग्रोथ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 65.3% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 61.9% रहा है। ROCE 60% से ऊपर? हाँ, 60% से ऊपर का ROCE तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी लगाई हुई कैपिटल पर कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रही है। ये एक कुशल कैपिटल मैनेजमेंट का साइन है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पिक्चर तो काफी मजबूत दिख रही है। अब ये बताइए कि ये सब काम आ कहाँ से रहा है? इनकी ऑर्डर बुक कैसी है और प्रोजेक्ट्स को टाइम पर पूरा करने की क्षमता, मतलब एग्जीक्यूशन, वो कैसा है? देखिए, ऑर्डर बुक जो है वो फ्यूचर रेवेन्यू का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर होती है। WRTL की ऑर्डर बुक इस समय लगभग 3.5 गीगावाट की है। 3.5 गीगावाट? हाँ, और ये पिछले साल के मुकाबले 48% ज्यादा है। ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में भी कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं रहने वाली। 3.5 गीगावाट, ये कितना बड़ा होता है? मतलब अंदाजा लगाने के लिए कोई तुलना कर सकते हैं? अंदाजा ऐसे लगाइए कि भारत सरकार का टारगेट है 2030 तक देश में कुल 280 गीगावाट सोलर कैपेसिटी लगाने का। तो उसके सामने एक अकेली कंपनी के पास 3.5 गीगावाट की पाइपलाइन होना ये काफी बड़ा स्केल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। इसको संभालना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। अब तक वैसे ये कुल मिलाकर 3.95 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स पूरे कर चुके हैं और इसके अलावा इनके पास 769 मेगावाट पीक MWP का O&M पोर्टफोलियो भी है जिसे ये मैनेज करते हैं। क्या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम बता सकते हैं जिन पर अभी काम चल रहा है? उससे स्केल का और अंदाजा लगेगा। हाँ, कुछ बहुत बड़े EPC प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जैसे राजस्थान के बीकानेर में वहाँ 2.0 गीगावाट और 450 मेगावाट के 2 अलग-अलग बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। 2 गीगावाट? हाँ, फिर महाराष्ट्र के सोलापुर में 1.2 गीगावाट का प्रोजेक्ट है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 980 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये सब यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बहुत बड़े सोलर पावर प्लांट्स। ये तो वाकई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस जबरदस्त ग्रोथ और सक्सेस के पीछे कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है? आपने वारी ग्रुप के साथ जुड़ाव का जिक्र किया था, वो तो एक बात हुई, और क्या फैक्टर्स हैं? हाँ, वारी ग्रुप के साथ जो तालमेल है वो यकीनन एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इसे इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। ग्रुप की जो 17.65 गीगावाट मॉड्यूल और 5.4 गीगावाट सेल बनाने की जबरदस्त कैपेसिटी है, उससे WRTL को सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी और कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है। सही। इसके अलावा WRTL खुद भी एंड-टू-एंड सॉल्यूशन देती है, मतलब प्रोजेक्ट के आइडिया से लेकर डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग और फिर O&M तक। और कुछ मामलों में तो IPP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनकर प्रॉपर्टी का ओनरशिप भी लेते हैं। और इनका वो एसेट लाइट मॉडल भी काफी चर्चा में रहता है। उसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? क्या उससे कंट्रोल कम नहीं हो जाता? एसेट लाइट मॉडल का मतलब है कि कंपनी खुद बहुत ज्यादा जमीन या भारी मशीनरी जैसी फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के बजाय प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी चीजें पार्टनर्स के जरिए या लीज पर लेती है। अच्छा। इससे फायदा ये होता है कि कम कैपिटल लगाकर भी तेजी से स्केल कर पाते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं। कंट्रोल बनाए रखने के लिए फिर मजबूत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पार्टनरशिप मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। और लगता है ये काम कर रहा है उनके लिए। हाँ, FY 25 के जो नतीजे थे, 1598 करोड़ रेवेन्यू, 19.5% EBITDA मार्जिन, वो इसी मॉडल की कामयाबी की तरफ इशारा करते हैं। हाल फिलहाल में कुछ नए तरह के ऑर्डर भी मिले हैं इनको? हाँ, हाल की ऑर्डर्स में थोड़ी डाइवर्सिटी दिख रही है। सोलापुर 1218 MWP और बीकानेर 435 MWP जैसे बड़े सोलर EPC प्रोजेक्ट्स तो हैं ही, उसके अलावा एक 105 MW का टर्नकी प्रोजेक्ट भी मिला है। और जो इंटरेस्टिंग है वो है 40 मेगावाट घंटे MHW का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS प्रोजेक्ट। BSS, बैटरी स्टोरेज, ये तो रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सोलर या विंड एनर्जी तो हमेशा उपलब्ध नहीं होती, तो उसको स्टोर करना पड़ता है। एग्जैक्टली।
तो ये दिखाता है कि कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है। बिल्कुल। और ये ग्रोथ ऑर्डर बुक में साफ दिखती है। FY23 में जो 817 MWP थी, वो H1 FY26 तक बढ़कर 3,481 MWP हो गई है। जबरदस्त। इसके साथ उनकी अपनी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, जैसे इन हाउस R&D और EHS यानी एनवायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी सिस्टम्स पर फोकस, ये सब उन्हें बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स जीतने में मदद करता है। और फिर अडानी, रिलायंस, JSW, ArcelorMittal जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप्स और पेरेंट कंपनी वारी एनर्जीज का सपोर्ट, साथ में केयर A+ जैसी क्रेडिट रेटिंग, ये सब उन्हें फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी देते हैं। ठीक है, ये तो हुई मौजूदा स्थिति और कैपेबिलिटीज की बात। अब जरा आगे देखते हैं, कंपनी फ्यूचर में क्या करने की सोच रही है, उनका गाइडेंस क्या कहता है। देखिए, उनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी मल्टी प्रोंग्ड लग रही है। पहला तो ये कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में और ज्यादा EPC ऑर्डर्स जीतना चाहते हैं। दूसरा, वो O&M सर्विसेज को एक्सपैंड करने पर काफी फोकस कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली भी, मतलब खुद से, और शायद एक्विजिशन के जरिए भी। उनके पास जो अभी 769 मेगावाट का O&M बेस है, उसका फायदा उठाकर इसे एक बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना चाहते हैं। और O&M से तो स्टेबल लॉन्ग टर्म रेवेन्यू आता है ना? बिल्कुल यही फायदा है। तीसरा, वो नए टेक्निकल एरियाज पर भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे आपने BESS का जिक्र किया। हाँ। तो रिन्यूएबल स्टोरेज, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर, विंड और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं, उनमें वो मौके देख रहे हैं। ये भारत सरकार का जो 2030 तक 450 GW रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा टारगेट है, उसके साथ भी अलाइंड है। और वो जो IPP पोर्टफोलियो की बात की थी, जहां वो खुद बिजली बेचते हैं, हाँ, उसके विस्तार का भी वो मूल्यांकन कर रहे हैं। अभी उनके पास 54.8 मेगावाट ऑपरेशनल है और 107 मेगावाट बन रहा है, तो शायद इसे भी आगे बढ़ाएं। ऑपरेशनल लेवल पर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या प्लान्स हैं? वहां उनका जोर ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर है, मतलब कॉस्ट को और कैसे कम किया जाए, डेटा एनालिटिक्स यूज करके O&M को कैसे बेहतर और प्रेडिक्टिव बनाया जाए, और ड्रोन थर्मोग्राफी जैसी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके प्लांट परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग कैसे सुधारी जाए। और जिस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, उसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है? क्या सरकारी नीतियां सपोर्टिव हैं? इंडस्ट्री का आउटलुक तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। अनुमान है कि भारत की जो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है, वो FY25 में करीब 106 गीगावाट से बढ़कर FY30 तक 280 गीगावाट तक पहुंच सकती है। 280 गीगावाट, मतलब अगले 5-6 साल में 2.5 गुने से भी ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद। हाँ, ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। और सरकारी स्कीम्स जैसे सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम है, घरों पर सोलर लगाने के लिए PM सूर्य घर योजना है, बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए VGF यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग है। ये सारी पहल EPC और O&M मार्केट को और बूस्ट देंगी। तो कुल मिलाके पॉलिसी सपोर्ट भी है और मॉड्यूल की कीमतें भी गिर रही हैं। बिल्कुल, ये दोनों फैक्टर सेक्टर के लिए काफी अच्छे संकेत हैं। जाहिर है, पिक्चर तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन हर कहानी में कुछ चुनौतियां और रिस्क भी होते हैं। WRTL के केस में किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क तो इतने बड़े स्केल पर एग्जीक्यूशन का ही होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। 3.5 गीगावाट्स की ऑर्डर बुक को टाइम पर और बजट के अंदर पूरा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल चुनौती है। इसमें जरा सी भी देरी या कॉस्ट बढ़ना सीधा प्रॉफिट पर असर डालेगा। दूसरा रिस्क है मार्जिन पर प्रेशर का। भले ही अभी मार्जिन सुधरा है, लेकिन अगर रॉ मटेरियल या लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ती है तो वो दबाव डाल सकती है। और बाहरी फैक्टर्स जैसे सरकारी पॉलिसीज वगैरह। हाँ, रेगुलेटरी रिस्क तो हमेशा रहता है। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में कोई अचानक बदलाव आ जाए, या ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में देरी हो, या प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग मिलने में दिक्कत आए, ये सब चीजें कंपनी के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। और वर्किंग कैपिटल, बड़े प्रोजेक्ट्स में ये भी एक इशू होता है। यानी डे टू डे कामकाज के लिए जरूरी कैश का मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है, खासकर अगर पेमेंट साइकिल लंबे हों। टेक्नोलॉजी की बात हमने की थी, क्या वो भी एक रिस्क हो सकता है? निश्चित रूप से। सोलर मॉड्यूल की एफिशिएंसी और बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ये दोनों बहुत तेजी से बदल रही हैं। कंपनी को लगातार लेटेस्ट और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, वरना वो पीछे रह सकते हैं। सही बात है। पुरानी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोजेक्ट कम अट्रैक्टिव हो सकते हैं। मैनेजमेंट इस बारे में क्या सोचता है? क्या ब्रीफिंग से उनकी प्रायोरिटीज का कुछ अंदाजा लगता है? देखिए, जो जानकारी उपलब्ध है, जैसे उनकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह, उससे ऐसा लगता है कि MD श्री पूजन दोषी, उनका मेन फोकस EPC कैपेसिटी बढ़ाने और ग्लोबल एक्सपेंशन पर है। वो कंपनी को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बड़ा प्लेयर बनाना चाहते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से CFO श्री मनमोहन शर्मा के जो पॉइंट्स हैं,
उनसे लगता है कि उनका जोर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हेल्दी कैश फ्लो बनाए रखने और डेट को कंट्रोल में रखने पर है। और बोर्ड का गाइडेंस भी शायद यही होगा कि डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन के साथ एसेट लाइट मॉडल को जारी रखा जाए ताकि रिटर्न रेशो स्ट्रॉन्ग बने रहें। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की उसके मेन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसे देख रहे हैं। पहला, जबरदस्त ग्रोथ, रेवेन्यू 81% बढ़ा, पीएटी लगभग डबल हुआ और मार्जिन भी सुधरे। दूसरा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, करीब 3.5 गीगावाट की, जो अगले 1-2 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। तीसरा, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का फायदा, पेरेंट कंपनी वारी ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस का लाभ। चौथा, फ्यूचर एरियाज जैसे ओएनएम और स्टोरेज की तरफ स्ट्रेटेजिक झुकाव, ये आगे चलकर हाई मार्जिन और रिकरिंग रेवेन्यू सोर्स बन सकते हैं। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी में से एक, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इतनी तेज ग्रोथ के बावजूद कंपनी ने लो डेट, स्ट्रॉन्ग आरओई और बेहतर कैश पोजीशन मेंटेन रखी है। तो कुल मिलाकर देखें तो WRTL ने पिछले कुछ समय में काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। तेज ग्रोथ है, बड़ी ऑर्डर बुक है, अपनी पेरेंट कंपनी की ताकत का फायदा है और फ्यूचर एरियाज जैसे ओएनएम और स्टोरेज में समझदारी भरे कदम उठा रहे हैं। हाँ, और ये सब उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए किया है, जो अक्सर इतनी तेज ग्रोथ वाली कंपनियों में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। सही कहा। अब ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आ रहा है। WRTL ने वाकई असाधारण ग्रोथ दिखाई है और उनके फ्यूचर प्लान्स भी काफी एम्बिशियस हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी कैपेबल क्यों ना हो, इतनी तेजी से स्केल करते समय क्वालिटी, टाइम पर डिलीवरी और लगातार बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बनाए रखने की जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उनको हमेशा सक्सेसफुली मैनेज कर सकती है, वो भी ऐसे इंडस्ट्री में जो खुद इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, तेज ग्रोथ अपने साथ बहुत सारी जटिलताएं भी लाती हैं, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, सही स्किल्ड लोग ढूंढना और रिटेन करना हो, या फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की क्वालिटी मेंटेन करना हो। तो क्या ये जो तेज रफ्तार है, ये सस्टेनेबल है या कहीं ना कहीं स्पीड को थोड़ा कम करके फाउंडेशन को और मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी? ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद मैनेजमेंट को लगातार सोचना होगा और इन्वेस्टर्स को भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, संतुलन साधना यहाँ बहुत जरूरी होगा। वारी रिन्यूएबल के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।